नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं शबाब। दिन भर क्या घटा प्रदेश में खास हम आपको बताएंगे अगले आधे घंटे में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देश में बढ़ रहे कोरोना के मरीजों की संख्या आपको बताएंगे। देश भर में तेजी के साथ कोरोना अपने पांव पसार रहा है। दिल्ली से सटे हुए इलाकों में कोरोना के पेशेंट पिछले 2 दिनों में तेजी से बढ़े। नोएडा और गाजियाबाद में लगातार कोविड के मामले बढ़े हैं। यूपी में कोरोना की रफ्तार बढ़ी है। 24 घंटों में 52 नए मामले अकेले नोएडा में मिले। नोएडा में एक्टिव मरीजों की संख्या 250 के पार पहुंच गई है। 274 पहुंच गई है। 274 में से 3 मरीज आईपीडी में भी भर्ती कराए गए हैं। ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। देश में कोविड के मामलों में रफ्तार पकड़ी गई है। दिल्ली एनसीआर में कोविड के कई मामले सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना ने रफ्तार पकड़ी है। देश भर में 6000 से ज़्यादा एक्टिव केसेस हैं और अकेले उत्तर प्रदेश में इस समय 275 मामले तो सिर्फ नोएडा में ही हैं। ये अपने आप में आंकड़े चौंकाते हैं, थोड़ा डराते हैं। तो कोविड को लेकर के जो तैयारियां हैं वो किस लेवल की हैं सुरक्षा विभाग की, क्योंकि केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और तमाम राज्यों में कोविड के मामले तेज़ी से पांव पसार रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी कोविड के मामलों में इजाफा हुआ है। अकेले नोएडा में 24 घंटों के भीतर 52 नए मामले मिले हैं और अब नोएडा में 274 मरीज हो गए। फिलहाल ये मरीज अलग अलग अस्पतालों में एडमिट हैं, होम आइसोलेट हैं। गाजियाबाद का रुख करेंगे। अनिल चौधरी हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त सीधे जुड़ गए हैं। अनिल, क्या हाल हैं दिल्ली एनसीआर में इस वक्त कोरोना के मामलों के? देखिए, अब तक गाजियाबाद में 63 केस जो हैं कोविड-19 के अब तक पॉजिटिव पाए जा चुके हैं और वहीं एक्टिव केस की अगर बात की जाए तो 15 केस फिलहाल गाजियाबाद में एक्टिव चल रहे हैं। बीते 24 घंटे में 3 केस पॉजिटिव मिले हैं और जिस तरीके से लगातार कोविड के केस पैर पसार रहे हैं, लगातार कोविड के जो मामले हैं अब सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर गाजियाबाद के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया है। उनकी तरफ से कहा गया है जितने भी सरकारी और प्राइवेट अस्पताल एक बार फिर से अपना पूरा इंतजाम करने कोविड से लड़ने के लिए, चाहे वो कोविड बेड की इंतजाम हो या कोविड वार्ड की इंतजाम हो या साथ ही ऑक्सीजन प्लांट को लेकर भी आदेश कर दिया गया है। ये कहा गया है जितने भी सरकारी प्राइवेट अस्पताल हैं वो अपने यहाँ पर जो ऑक्सीजन के वार्ड हैं, जो ऑक्सीजन के जो प्लांट हैं, उनको एक्टिव करने और उसको लगातार चेक करते रहें, क्योंकि कोविड के केस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, कोरोना की लहर आने में वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि लोगों की लापरवाही भी लगातार अब देखने को मिल रही है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कहा भी जा रहा है भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाएं भी तो मास्क लगाकर जाएं, क्योंकि ये जो कोविड के जो केस आ रहे हैं, ये जो वेरिएंट है ये 4 गुना तेजी से फैलने वाला वेरिएंट बताया गया है। हालांकि उतना घातक नहीं है। इंडिया न्यूज की टीम लगातार लोगों को अवेयर भी कर रही है, ये बता भी रही है यदि भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा रहे हैं तो मास्क का इस्तेमाल बेहद जरूरी है और 2 गज की जो डिस्टेंस की अगर बात की जाती थी वो भी एक बार फिर से सभी को फॉलो करने की जरूरत है। तो लगातार जिस तरीके से कोविड के केस बढ़े हैं, वहीं एमएमजी अस्पताल में भी जो केस हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं। लोगों में होड़ सी भी लगी हुई है एक तरह से कोविड के टेस्ट कराने की, पर जो गाजियाबाद के सीएमएस हैं उनका ये कहना है जरूरी नहीं है सभी व्यक्तियों को कोविड का जो कोविड का टेस्ट है वो कराने की इतनी आवश्यकता नहीं है। यदि डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं तो ही कोविड का टेस्ट कराया जाए। इस तरीके की बातें जो हैं गाजियाबाद के स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोगों को समझाया जा रहा है, लोगों को अवेयर भी लगातार अब किया जा रहा है। लोगों को समझना होगा सिर्फ और सिर्फ
भीड़ भाड़ वाले इलाके और साथ ही ऐसी जगह ना जाएं जहां पर काफी तादाद में लोग इकट्ठा होते हों, क्योंकि हमने खुद रियलिटी चेक किया था गाजियाबाद के एमएमजी अस्पताल का, जहां पर हजारों की संख्या में मरीज लगातार ठीक इलाज है। कराने पहुंचते हैं, पर वहां पर मैंने देखा एक भी व्यक्ति के पास मास्क नहीं ठीक है था। अनिल, तो आप आप नज़र समझ बनाए सकते रखिए। मामला ये भी है कि सरकारी तैयारियां किस लेवल की हैं, हम घटना का इंतज़ार ना करें, उससे पहले हमारी तैयारियां दुरुस्त हों। मरीज़ 2 हों या 2000, हमारे पास इंतज़ाम पूरे होने चाहिए। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप नज़र बनाए रखिए, खबर पर आगे जो अपडेट रहेगी फिर लौटेंगे। गाजियाबाद के बाद अगली खबर नोएडा से आपको बताएंगे, जहां पर फ्लिक्स हॉस्पिटल की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां पर एक मरीज का बिना सैंपल लिए टेस्ट रिपोर्ट आ गई। परिवार ने जिलाधिकारी और सीएमओ से इस बात की शिकायत की है। सीएमओ ने फिलहाल पूरे मामले का संज्ञान लिया है। फर्जी रिपोर्ट बनाकर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बुजुर्ग महिला का सैंपल लिया नहीं और बिना सैंपल लिए ही उस बुजुर्ग महिला की रिपोर्ट बना दी। फेलिक्स हॉस्पिटल नोएडा की ये बड़ी लापरवाही सामने आई। तो बड़ा मामला है, फेलिक्स हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ नोएडा की ये खबर है। महेंद्र हमारे सहयोगी नोएडा से सीधे जुड़ गए हैं। महेंद्र, क्या ये पूरा मामला है? किस चीज की जांच होनी थी जिसका सैंपल नहीं लिया, बिना सैंपल लिए ही रिपोर्ट बना दी? दादा, बड़ा हैरान करने वाला ये मामला है। दरअसल नोएडा के नामचीन अस्पतालों में फेलिक्स अस्पताल आता है और जो उसका कारनामा है वो सच में हैरान कर देने वाला है। 50 वर्षीय महिला फुल बॉडी चेकअप कराती है 1800 रुपये में। फेलिक्स अस्पताल की तरफ से ऑफर आया कि 1800 रुपये में आप पूरी बॉडी चेकअप करा लीजिए। उसमें महिला है, जो 50 वर्षीय महिला है, वो बाकायदा हॉस्पिटल जाती है, अपना ब्लड टेस्ट देती है। उसके बाद जब यूरिन जो टेस्ट होता है वो बाकी रह जाता है, उस वक्त फिर महिला 1 लीटर पानी तक पीती है ताकि उसका यूरिन निकल जाए और अपना यूरिन का सैंपल दे दे। और किसी कारण महिला को पेशाब नहीं होता, वापस अपने घर जाती है, मगर इस बीच डॉक्टर कहता है आप ये डिबिया ले लीजिए और घर जाके यूरिन का सैंपल कलेक्ट करके हॉस्पिटल भिजवा दीजिए ताकि हम पूरी जांच कर ले। मरीज अपने घर जाता है, बैठता है, जब तक उसके व्हाट्सएप पे एक मैसेज आता है कि आपकी जो रिपोर्ट है वो कंप्लीट हो गई है, पूरी जांच रिपोर्ट कंप्लीट हो गई है। और जैसे ही मरीज उस रिपोर्ट को खोल के देखता है तो देखता है कि यूरिन की भी जांच कर दी गई है। सवाल अब खड़ा होता है कि जब यूरिन का सैंपल आपने लिया नहीं तो यूरिन की जांच कैसे हो गई? पिछले 4 से 5 दिन से लगातार जो पीड़ित है इसकी शिकायत दर बदर कभी डीएम के पास जाता है, कभी सीएमओ के पास जाता है, कभी अस्पताल के प्रबंधकों से बात करता है, मगर कोई उसकी सुनवाई नहीं सुन रहा। लगातार इस खबर को इंडिया न्यूज बड़ी प्रमुखता से दिखा रहा था कि कैसे नोएडा के जो नामचीन अस्पताल है वो लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सोचिए सदाब, मुझे कोई बीमारी है ही नहीं और गलती से आपने उस रिपोर्ट को लगा दिया, मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। और वो तो 50 वर्षीय महिला है, उसकी क्या स्थिति होगी? तो ये केवल एक गलती नहीं, एक बहुत बड़ा स्कैम है। 1800 रुपये आप किस बात के ले रहे हैं? यानी कि आप एक नहीं, आपने न जाने कितने लाखों जो फर्जी रिपोर्ट तैयार रखी होगी और केवल आपने उस रिपोर्ट में केवल आपने नाम चेंज कर दिया होगा, फीमेल जेंडर चेंज किया होगा, उम्र चेंज कर दी होगी और आपने रिपोर्ट थमा दी। ऐसे में पीड़ित अब सीएमओ के पास गया, सीएमओ ने इस खबर का संज्ञान लिया और लगातार इस खबर को इंडिया न्यूज प्रमुखता से दिखा रहा था। खबर का संज्ञान लेने के बाद जो सीएमओ है नरेंद्र कुमार, उन्होंने बताया कि देखिए 3 दिन के अंदर हम जांच रिपोर्ट तय करेंगे और फेलिक्स अस्पताल से भी जवाब मांगा है। 3 दिन के भीतर उनको भी रिपोर्ट अपनी दाखिल करनी होगी। मगर सोचिए कितना बड़ा मामला है और कैसे स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन और अस्पताल प्रबंधक, उनको किसी का डर ही नहीं है कि यार हमने गलती की है, उसका कम से कम हम कुछ तो ऐसा भुगतान करें जिससे भविष्य में कोई गलती नहीं होगी। ऊपर से फेलिक्स अस्पताल की तरफ से बयान आता है कि हमारी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा, नोएडा के जिला अस्पताल में, नोएडा के तमाम अस्पतालों में जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं ब्रजेश पाठक, उनका दौरा होता है और वो बार बार आते हैं और चेतावनी देते हैं
उसके बावजूद भी सोचिए, जहां हर हफ्ते मंत्रियों का दौरा, उसके बाद ये हरकत सामने आती है, तो समझ जाइए क्या स्थिति होगी। अब देखना ये होगा कि इस पे कार्रवाई क्या होती है, क्योंकि संज्ञान तो ले लिया, संज्ञान हर कोई ले सकता है, मगर इस हॉस्पिटल पे कार्रवाई क्या होगी। क्या सच में ये सभी मरीजों के साथ फर्जी रिपोर्ट तैयार करके देते हैं? क्योंकि केवल नोएडा ही नहीं, पूरे देश की मैं बात करूं, आपको बड़ी आसानी से घर पे बुलाकर आप अपनी बॉडी जांच करा सकते हैं, मगर इसकी क्या सिक्योरिटी है जो आपकी रिपोर्ट तैयार की गई है वो बिल्कुल असली है, वो क्या फर्जी नहीं है, वो क्या किसी और की रिपोर्ट आपको नहीं भेज दी। तो इसमें पीड़ित काफी परेशान हो रहा है। पीड़ित का ये भी कहना है कि देखिए मुझे धमकी भी मिल रही है, यानी कि अस्पताल की तरफ से, अस्पताल का एक कर्मचारी है नवीन, उसको बार बार फोन कर रहा है, बुला रहा है, हॉस्पिटल कह रहा है कि आप बैठिए, जो बात करना है बैठ के करते हैं। वो क्यों जाएगा आपके अस्पताल जब आप उसको फर्जी रिपोर्ट तैयार करके दे रहे हैं? क्यों आप पे भरोसा करे? उसके बाद जो गांव के जो उच्च समाज के लोग होते हैं वो भी जो पीड़ित है उस पर दबाव बना रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी और लापरवाही की बात यह है कि 5 दिन से अधिक का समय हो गया, उसके बावजूद भी कह सकते हैं जो पीड़ित दर बदर भटक रहा है, ना उसकी सीएमएस जो सीएमओ साहब है वो मदद कर रहे हैं, ना डीएम मनीष कुमार वर्मा मदद कर रहे हैं। आखिर वो पीड़ित जाए तो जाए कहाँ? आज उसने साफ तौर पे कहा अगर मेरी सुनवाई नहीं की जाती। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। आप नजर बनाए रखिए, खबर में आगे क्या अपडेट रहता है फिर लौटेंगे आपके पास। अगली खबर नोएडा के बाद अलीगढ़ से आपको बताएंगे, जहां पर प्रधानमंत्री आवासीय योजना का एक बड़ा घोटाला सामने आया। बताया जा रहा है कि ग्राम प्रधान, पंचायत सचिव मिलकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। आवास योजना के नाम पर 15,000 रुपये मांगे जा रहे हैं। फिलहाल ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से इस बात की शिकायत की है। जिलाधिकारी ने ग्रामीणों को कार्रवाई का भरोसा दिलाया। ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। अलीगढ़ से आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री आवासीय योजना में भ्रष्टाचार का मामला है। ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव मिलकर ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं। प्रदीप हमारे साथ, हमारे सहयोगी इसी खबर पर अलीगढ़ से सीधे जुड़ गए हैं। प्रदीप, क्या है पूरी जानकारी? देखिए, जो पूरा मामला है ये थाना लोधा ब्लॉक के नूरपुर लालगढ़ी गांव का मामला है। यहाँ पर ग्रामीणों का आरोप है कि जो पात्र लोग थे उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवंटित नहीं किया गया, लेकिन जो अपात्र थे यानी जिनके पास पहले से 1-2 मकान था या जिनके पास प्रॉपर्टी है, जमीन जायदाद है, जो के पास नहीं माना जाता, जिनके नियमानुसार नहीं है, उनको ये 13 ऐसे लोग जो पाए गए जिनको कि आवास जो अलॉट कर दिया गया। ग्रामीणों ने जब इसकी जानकारी जो बातचीत की, पूछा तो ग्राम प्रधान ने और जो जिला पंचायत जो ग्राम पंचायत सचिव था उसने ग्रामीणों से पैसे की मांग की। कहा कि 15,000 रुपये आप दोगे तो आपका नाम इस लिस्ट में आएगा, अन्यथा की स्थिति में नहीं आएगा। अब क्योंकि जो योजना है वो गरीबों के लिए, जिनके पास छत नहीं है, आवास नहीं है, उनको बेसहारा रहे हैं, उनके लिए आवास योजना चलाएगी। और ऐसे में अगर उनके पास 15,000 रुपये होते तो वो क्यों नहीं दे देते? लेकिन उनके पास जब पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाई तो ग्राम प्रधान और जो ग्राम सचिव था उसने बड़ी चालाकी से उन जो पात्र लोग थे उनका नाम जो है लिस्ट में से काट दिया, और जो अपात्र लोग थे उन 13 लोगों का नाम जो है आवास का वो आवंटित कर दिया गया। हालांकि इसके बाद पूरे मामले को जब ग्रामीणों ने जिलाधिकारी के पास पहुंचे और लिखित में शिकायत दी तो अब मामले में सुई पकड़ लिया। और हमने, क्योंकि हमारे पास ऐसी खबर है, हमने तो जिलाधिकारी से और जो जिला ग्राम विकास अधिकारी उनसे भी बात की तो उनका कहना था कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। प्रथम दृष्टया जो आरोप है वो सही है, और उनका कहना है कि जो आगे की जांच होगी तो 13 व्यक्ति जो पाए गए इनके खिलाफ FIR भी दर्ज की जाएगी, क्योंकि धोखाधड़ी का मामला बनता है। फर्जी तरीके से आपने अपनी जानकारी साझा की जो कि आपको पात्र नहीं थे, लेकिन आपने सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए अपने आपको पात्र दिखाया। और कहीं ना कहीं जैसे कि जो ग्राम सचिव है वो और जो प्रधानपति है वो और जो प्रधान है, क्योंकि ये जो ग्राम पंचायत है यहाँ की जो महिला है लक्ष्मी देवी वो प्रधान है, तो उनके पति का नाम जो है राजेश कुमार है वो, और इसके अलावा जो ग्राम सचिव है देवेंद्र कटारिया, ये 3 व्यक्ति जिन्होंने पूरे मामले में धोखाधड़ी की। और धोखाधड़ी करके जो गरीब व्यक्ति थे जिनको आवास मिलना था, जिनको छत मिलनी थी, उनसे उनका हाथ जो है छीन लिया गया। हालांकि अब जिलाधिकारी का कहना है कि मामले की संगीता को देखते हुए इस पूरे मामले में जांच की जाएगी, और जांच करने के बाद जो भी आरोपित होंगे, अभी फिलहाल जो 3 लोगों का नाम सामने आ रहा है, इसके अलावा कोई और भी आरोपित होता है तो उनको भी उनके खिलाफ भी जो कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिलहाल पूरे मामले से हड़कंप मच गया है। और खाली हम इस ग्राम पंचायत की बात छोड़ दें, जनपद के जितने भी सारे ग्राम पंचायत जितने भी आवंटित हुए थे उसको लेकर जो है डीएम ने आदेश जारी किया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। आप नजर बनाए रखिए, खबर पर आगे जो अपडेट रहेगा फिर लौटेंगे। अलीगढ़ के बाद रुख रामपुर का, जहां पर एक अवैध मदरसे पर आज बुलडोजर चला। बुलडोजर ने मदरसे के गेट को तोड़ा, जबकि जो इल्लीगल कंस्ट्रक्शन था उसे मदरसे के लोगों ने खुद
कमेटी के लोगों ने खुद तोड़ा। ये रामपुर का मामला है, अवैध मदरसे का पूरा प्रकरण था। बताया जा रहा है कि तालाब की ज़मीन पर यह अवैध मदरसा बना हुआ था। मदरसे के गेट को बुलडोज़र से तोड़ा गया, जेसीबी से तोड़ा गया, जबकि बिल्डिंग को मदरसा कमेटी के लोगों ने खुद डिमोलिश किया, खुद तोड़ दिया। बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। रामपुर से तालाब की जमीन पर यह मदरसा बना हुआ था और इस मदरसे में आज इलीगल कंस्ट्रक्शन के चलते जेसीबी की कार्रवाई हुई। फहीम हमारे साथ हमारे सहयोगी इस खबर पर रामपुर से जुड़ गए। फहीम, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि रामपुर के अंदर ये पटवाई थाना क्षेत्र में एक मदरसा था जो 75 साल पुराना बताया जाता है, लेकिन प्रशासन के जो दस्तावेज थे उनके हिसाब से ये तालाब की भूमि पर बना था। तालाब की भूमि को चिन्हित करने के बाद जिलाधिकारी की तरफ से इसमें जांच बनाने की कमेटी बनाने के बाद इसकी जांच कराई गई। जांच में ये सब चीजें सामने आई कि ये तालाब के ऊपर निर्माण किया गया था और निर्माण को ध्वस्त कराने के लिए इनको नोटिस दिया गया था, लेकिन नोटिस का जो है वो संज्ञान नहीं लिया गया। लेकिन जैसे ही पार्टी जो थी प्रशासन की वो पहुंची उसको डिमोलाइज करने के लिए, तो उससे पहले ही जो है वो मदरसे के लोगों ने इसको खुद तोड़ना शुरू किया। मशीन जेसीबी मशीन मंगाई और उसके बाद में इसको डिमोलाइज किया। आप गेट देख सकते हैं तस्वीरों में, किस तरह से ये पुराना गेट था और बहुत ऊंचा गेट था। इस मदरसे के अंदर 250 के लगभग जो है छात्र पढ़ते थे और इसके अंदर छात्रावास भी था। और छात्रावास और ये पूरा मदरसा जो है पूरी तरह से ध्वस्त कराने के बाद में प्रशासन ने इस पूरी जमीन को अपने कब्जे पर ले लिया है। और इसके साथ ही जो और भी कई जगहें ऐसी बताई जा रही हैं जो कि सरकारी भूमि पर बनी है और सरकारी जमीनों पर है, उन पर भी ये कार्रवाई होती दिख रही है। और कहीं ना कहीं जो है इस कार्रवाई से रामपुर के अंदर हड़कंप मच गया है। जो मदरसे या और बहुत सारी ऐसी इमारतें हैं जो सरकारी भूमि पर बनी है, जो बहुत पहले से बनी हुई है, उनको भी हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो ये लाइन बहुत पुरानी दुकानें थी। ठीक है, ठीक है फहीम, बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। आप नजर बना रखिए, खबर पर आगे जो अपडेट्स रहेंगे फिर लौटेंगे आपके पास। रामपुर के बाद अगली खबर कानपुर से, जहां पर बदमाशों ने आज एक शराब व्यापारी के ऊपर फायर कर दिया। इस फायरिंग में व्यापारी बाल बाल बचा। इन लोगों ने सराफा व्यापारी से 50 लाख की रंगदारी मांगी है। फायरिंग में फिलहाल सराफा कारोबारी की जान बाल बाल बची है। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच की जा रही है। कानपुर से ये खबर है, सराफा कारोबारी पर फायरिंग हुई है। बड़ी खबर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर कानपुर से। जेबा हमारी सहयोगी कानपुर से सीधी जुड़ गई हैं। जेबा, क्या है पूरी जानकारी? ये रंगदारी पहले मांगी गई थी, व्यापारी ने नहीं दिया, उसके बाद उस पर फायर झोंका गया, या क्या है पूरा मामला? देखिए, अनिल कुमार गुप्ता उनकी बिल्लौर में दुकान है और हफ्ते में वो 3 बार जो है वो बिल्लौर जाते हैं और अपना उनका घर जो है गोविंद नगर में है। और इसी तरीके से वो परसों भी जो है वो अपना सराफा दुकान में गए थे और उसके बाद में जब वो रात में लौटते हैं तो घर के पास ही जब वो अपनी गाड़ी से कुछ सामान निकाले थे डिग्गी से, तो उनके घर गाड़ी के पास से ही 2 नकाबपोश बाइक सवार निकलते हैं और उन पर फायर झोंक देते हैं। बहरहाल वो जो फायर था, जो उसकी बुलेट थी, वो जाके स्कूल के जो गेट है उससे टकराती है और इस वजह से वो बाल बाल बच गए। लेकिन उसके तुरंत बाद उनके पास फोन आता है कि अगर जीना चाहते हो तो 50 लाख रुपए की जो है वो 50 लाख रुपया दे दो, और ये धमाका हम ही ने करवाया था। उसके बाद उन्होंने जो है पूरी जानकारी गोविंद नगर पुलिस को दिया। पुलिस पूरे मामले की जो है तफ्तीश कर रही है, गंभीरता से लिया उसने मामला और पूरी तरीके से उसकी जाँच कर रही है। जी ठीक है जेबा, बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। अगली खबर नोएडा से आपको बताएंगे, जहां पर जिला अस्पताल में हाल बेहाल है। हाल ये है कि अस्पताल में लगी लिफ्ट खराब है, 8 माले तक लोगों को पैदल चढ़ना पड़ेगा। आम आदमी तो चढ़ भी जाए, मरीजों के लिए और उनके तीमारदारों के लिए बड़ी मुसीबत हो गई। ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर नोएडा से, जहां पर जिला अस्पताल में व्यवस्थाओं का हाल बदतर है।
लिफ्ट खराब होने की वजह से 8वीं मंजिल तक मरीज और तीमारदारों को पैदल जाना पड़ रहा है। नोएडा में सेक्टर 41 में जिला हॉस्पिटल है जहां की एक कंडीशन, तो अस्पतालों को खुद इलाज की ज़रूरत है। बेहद चिंताजनक तस्वीर है ये। और नोएडा के सेक्टर का मामला है, सरकारी अस्पताल, जिला अस्पताल का ये मामला है जहां पर हॉस्पिटल में लिफ्ट खराब है और लिफ्ट खराब होने की वजह से 8वीं मंजिल तक मरीजों को पैदल चलकर जाना पड़ा। नोएडा के सेक्टर 39 का ये मामला है जहां पर जिला अस्पताल बना हुआ है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, नोएडा के सेक्टर 39 में जिला अस्पताल बेहद जर्जर कंडीशन में है। नोएडा का रुख करते हैं। महेंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी इसी खबर पर सीधे जुड़ गए हैं। महेंद्र, अस्पताल का मामला है तो सबकी नज़रों में ज़रूर होगा, ऐसा तो है नहीं कि सीएमओ या डॉक्टर या सीएमएस जान नहीं रहे होंगे। जान सब रहे हैं, देखना कोई नहीं चाहता होगा। बिल्कुल सदाब, ये इस जिले की कह सकते हैं बदनसीबी है कि यहाँ कोई भी आता तो केवल पैसा कमाने के लिए आता है और इस कुर्सी के लालच के लिए आता है, क्योंकि नोएडा एक हाईटेक सिटी है और यहाँ लाखों करोड़ों का फंड आता है स्पेशल स्वास्थ्य के लिए। ऐसे में अगर ये तस्वीरें निकल कर आती है तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों पर सवाल खड़े होते हैं। सोचिए, सीएमएस के दो चैम्बर है, सीएमएस के इसी जिला अस्पताल में दो चैम्बर है, दो चैम्बर में 5-5, 6-6 एसी लगे हुए, मगर अगर बेचारी आम जनता है जो मरीज है वो 8वीं मंजिल तक पैदल चलकर आती है और फिर देखिए कि ताला लगा है, उसके बाद ये सोचती है चलो ठीक है चल के आगे लिफ्ट के सहारे जाते हैं। तो 3-4 लिफ्ट खराब है, लिफ्ट बंद कर रखा है, जहाँ लिफ्ट है वहाँ बैठने को लोग मजबूर है जो। और इसकी बात जब हमने सीएमएस से बोलनी चाही तो उन्होंने मीडिया से बात करना पसंद ही नहीं समझा। इस तरह का गुरूर नोएडा के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों में। ये रेणु अग्रवाल है, काफी समय पहले ये नोएडा की ही सीएमएस थी, इसके बाद इनका मेरठ में ट्रांसफर हुआ, जुगाड़बाजी चलाया, उसके बाद सीएमएस की कुर्सी इन्होंने संभाली। मगर सोचिए, केवल अधिकारी यहाँ दफ्तर अपना सजाते हैं, आम जनता है वो मर जाए, कुछ भी उनके साथ समस्या हो जाए, कोई मतलब नहीं है। 45 का टेम्परेचर है, अधिकतर जो जिला अस्पताल में जो मरीज हैं। ठीक है महेंद्र, थोड़ा समय का तकाजा है। बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। इस मामले को आला अफसरानों तक जरूर पहुंचाइएगा, मरीजों से जुड़ा हुआ मामला है, बहुत ज़रूरी चीज़ है ये। शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। इन्हीं तमाम खबरों के साथ ही ग्राउंड रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। लखनऊ में मेरे कैमरा सहयोगी राजेंद्र के साथ मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।